हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड लाइफ टू यू। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज जिस सब्जेक्ट को लेके आई हूँ या जिस टॉपिक को लेके आई हूँ उसे कहते हैं इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम यानी कॉन्स्टिपेशन। उसे कब्ज़ और हिंदी में मलबंध भी कहा जाता है। ये कहने को तो कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इससे भी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि ये एक सिम्टम है, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सिम्टम है जो कि डिजीज़्ड स्टेट्स को बनाता है। इसमें जो स्टूल है, जो मल है, जो हमारा फीकस है, वेस्ट मटेरियल है, वो बहुत सख्त होता है, बहुत हार्ड होता है। कई बार वो इतना हार्ड होता है, बहुत मुश्किल से निकलता है, और जब वो हमारे शरीर को छोड़ता है तो वो खून से भरा होता है, ब्लडी स्टूल। और एनल फिशर होते हैं। इसकी वजह से हमारी जो एनस है, मल को बाहर फेंकने की ओपनिंग है, वेंट है, वहाँ छोटे छोटे कट्स हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, जो कि बहुत तकलीफ़ देह होते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं होगी तो फिशर्स नहीं होते, और अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो ड्राई पाइल्स ज़रूर होती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। अल्सर्स छोटे घाव होते हैं, वुंड्स होते हैं, जो हमारे खाने की नली में हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम देखिए कि जो हम फल फ्रूट खरीदते हैं, खाते हैं, उसकी कितनी अच्छी सुगंध होती है, कितना अच्छा टेस्ट होता है। जब वो हमारे अंदर जाके, हमारे सोलर प्लेक्सस में, हमारे पेट में जाके जठर अग्नि से बिल्कुल जल जाते हैं, और उसमें से सिर्फ एक ड्रॉप हमारी जीवनी शक्ति की निकलती है, वाइटल ऑर्गन्स को पुष्ट करने के लिए, वाइटल ऑर्गन्स की जान की तरह वो एक ड्रॉप निकलती है, जो कि हमारे दिमाग को बनाती है, हमारे टिश्यू सिस्टम को बनाती है, हमारे खून को बनाती है। वो एक ड्रॉप कितने काम करती है। और बाकी जो होता है वो वेस्ट होता है। वो वेस्ट जब हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, जब हम अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकालते हैं, आप देखिए कि वो कितनी बदबू वाला होता है। उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, जल्दी बाहर निकलते ही थोड़ी देर में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मक्खियाँ आती हैं। अगर वही हमारे अंदर रह जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो हमारे कितने टिश्यूज़ को जलाएगा। उसकी गंदगी हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और सर दर्द होता है, और हमारे अंदर जिनको लगातार कब्ज़ होती है, कहते हैं उनको कैंसर भी होता है। वेट गेन होता है, गैस्ट्रिक साइटिस होती है। गैस्ट्रिक जो ऑर्गन्स हैं गैस प्रोड्यूस करने वाले, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनकी सूजन होती है। हमें स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको कब्ज़ होगी उनको नींद ठीक से नहीं आएगी। बेली ब्लॉटिंग होती है, पेट बहुत फूलता है, और ज़्यादा ज़ोर लगाने से प्रोलैप्स्ड एनी, इसको हिंदी में कहते हैं कांच निकलना, पूरा लैट्रिन एनस जो है वो बाहर निकलता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें ज़रूर आती हैं। और ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ती हैं? जो लोग रेड मीट बहुत खाते हैं, बहुत फ्राइड और फास्ट फूड खाते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। एक और रीज़न है, जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की मसल्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड होती हैं, और उनमें ताकत, इलास्टिसिटी नहीं होती, उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि आसानी से हमारे बॉवेल को शरीर से बाहर निकाल दें, जिस्म से बाहर निकाल दें। और अगर बॉडी में साल्ट्स कम होंगे, प्रॉपर साल्ट नहीं होंगे, मिनरल्स नहीं होंगे, तो भी हमें कब्ज़ होगी। हमारी डाइट अगर पुअर है तो भी होगी। प्रेगनेंसी में भी कब्ज़ होना या डायरिया होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से भी ये प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग कहते हैं कि पीरियड्स के दिनों में उनको कब्ज़ हो जाती है या डायरिया हो जाता है। स्ट्रेस, वरी, ये सब हमें इस तरह की प्रॉब्लम देते हैं। हाँ, आयरन पिल्स का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़, उससे भी कब्ज़ होती है।
जो नारकोटिक्स लिए जाते हैं या पेन किलर्स लिए जाते हैं उनसे भी या डायरिया या कब्ज़ होगी। लैक्सेटिव एब्यूजेस मीन्स कुछ लोग ऐसी आदत डाल लेते हैं कि वो रोज़ बिना मतलब के इस तरह की गोलियां खाते हैं जो कि उनके पेट को साफ रखें। वो नेचुरल प्रोसेस को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। वो ये नहीं करते कि जो खाना खाया है उसमें ही ऐसे तत्व हैं, ऐसी केमिकल हैं, ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि उनको ऑटोमेटिकली ठीक रखेंगे। लेकिन सोडा वाटर, दूध सोडा और कुछ आप जानते होंगे, मैं उन प्रोडक्ट्स का नाम लेना नहीं चाहती, वो रोज़ उसकी आदत बना देते हैं और पानी में फटाफट डालते हैं और उसमें से एक झाग सी निकलती है और उसको पी लेते हैं। वो तो सोडा प्रोडक्ट्स हैं, उनसे क्या होगा, एकदम से डकार आता है, लोग सोचते हैं हमारी गैस निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सोडा है वो हमारी अंतड़ियों के साथ चिपक जाता है, उस पर बैठ जाता है और टिश्यू को गलाना शुरू कर देता है। आप देखेंगे कि जो लोग मीट बनाते हैं, बहुत से लोग हार्ड मीट को नरम करने के लिए थोड़ा सोडा डालते हैं जिससे मीट जल्दी पकता है। या पहले ये रिवाज थे कि जो सफ़ेद चने बनाते थे, चने बनाने के समय टाइम पे थोड़ा सोडा डालते थे जिससे वो चने जल्दी पक जाएं, गल जाएं। लेकिन वो जो सोडा है वो अगर इतनी सख्त चीज़ों को नरम कर सकते हैं तो हमारे क्या पेट के अंदर जो अंतड़ियां हैं, हमारा स्टमक है, पेट है, इनकी टिश्यू को क्या वो गलाएंगे नहीं? इस बात का ध्यान रखें। रेंटाइड्स जो हैं, रेंटाइड्स वो हर कोई रोज़ लेता है गैस के लिए। कुछ अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेते हैं और कुछ खाने के बाद में लेते हैं। गैस होगी, गैस होगी, ठीक है, हम बीमार हुए या कोई बुरी बीमारी होगी, हमारी सर्जरीज हुई, तब वो लोग ज़रूर एंटीबायोटिक्स के साथ हमें रेंटाइड्स देते हैं। वो 5-6 दिन 7 दिन ठीक है, लेकिन रोज़ डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं, जो रोज़ लेते हैं, तो उनका सिस्टम कैसा हो जाता है, एक टाइम आता है उनके नेचुरल एंजाइम्स बनने बिल्कुल बंद हो जाते हैं और फिर उनको जो बीमारियां आती हैं एलिमेंट्री सिस्टम की, वो फिर कभी भी ठीक नहीं होती। आप अपने नेचुरल प्रोसेस को कभी भी ख़राब ना होने दें। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं नर्व डैमेज। नर्व डैमेज से भी कब्ज़ होती है। प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलर्स को इस तरह की प्रॉब्लम, ईदर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री होती रहती है। इसका रीज़न ये है वो बाहर का बहुत उल्टा पुल्टा खाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, घर का सादा खाना नहीं खा सकते। क्लाइमेट का चेंज होता है, सीज़न का चेंज होता है और एक जगह से दूसरे जगह के पानी का चेंज होता है। इसलिए जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें ये मुश्किलें आती हैं, चेंज ऑफ प्लेस से, चेंज ऑफ वेदर से, चेंज ऑफ सीज़न से। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन। लोग ये कहते हैं जब तक हम सुबह बेड टी नहीं पिएंगे हमारा पेट साफ नहीं होगा। उन्होंने ये रिकॉर्डिंग अपने दिमाग में कर ली और उस वजह से उनका दिमाग उन्हें अब यही ऑर्डर देने लगा, जब तक वो बेड टी नहीं पिएंगे, टॉयलेट में बैठ के अखबार नहीं पढ़ेंगे, टॉयलेट में बैठ के सिगरेट नहीं पिएंगे, तब तक वो कहेंगे हम अपनी कब्ज़ दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत गलत आते हैं, इन्हें ठीक करना धीरे धीरे बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे खाने की नली की इंटरनल वॉल्स में, अंदर जो दीवारें हैं गोलाई में, उनमें छोटे छोटे ब्रशेस हैं, ब्रिस्टल्स हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, जो हमारे खाए हुए खाने को, खाए हुए सामान को नीचे की तरफ खिसकाते हैं, सरकाते हैं, धकेलते हैं। वो जो ब्रशेस हैं वो हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से ख़राब हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमें बहुत तरह की पेट की बीमारियां आती हैं। नेक्स्ट है, हम लोग अगर जैसे त्रिफला वगैरह सूखा खाते हैं सिर्फ पानी के साथ या कुछ, तो वो इतना सूखा है कि वो हमारे खाने की नली को सुखा देते हैं।
और भी बहुत सी चीज़ें हम खाते हैं। कुछ लोगों ने अच्छा घी या अच्छा ऑयल खाना बिल्कुल बंद कर दिया होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी बॉडी के लिए ग्रीस उतनी ही ज़रूरी है जितना कि एक लोहे के कब्ज़ों के लिए। अगर वो ग्रीस बिल्कुल छोड़ देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी तो कब्ज़े हैं, अंदर भी तो जंग लगती है क्योंकि आयरन है। तो इस वजह से उन्हें ग्रीस अच्छी देसी घी गाय का नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो छोड़ने से दो तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं। लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, जो घुटनों की ग्रीस है उसका ख़त्म होना और घुटनों की दर्दें शुरू होना, और दूसरा हमेशा के लिए हमारे एलिमेंट्री सिस्टम का ख़राब हो जाना। देसी घी ज़रूर 1 चम्मच रोज़ खाएं। देसी घी बुरा नहीं है, देसी घी जीवन है, यह आप ध्यान रखें। क्योंकि देसी घी हमेशा बड़े बड़े ऋषि मुनि हमें खाने को कहते थे, क्योंकि देसी घी में इतने, कुछ लोग कहते हैं देसी घी जो है वो तो हार्ट को ख़राब करेगा। कैसे वो हार्ट को ख़राब करेगा? आपने एक्सेस ऑफ कैल्शियम, एक्सेस ऑफ ऑक्सलेट्स वो तो अपने जिस्म में जमा कर लिए, जिससे आपको पथरी हो रही है, आपके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं जमा होके, आपकी बॉडी में क्रिस्टल्स बन रहे हैं। घी कभी भी आपकी बॉडी में इस तरह का रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि घी आप देखेंगे जो देसी घी है वो बहुत सर्दियों में भी सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो कभी भी हार्ड नहीं होता। तो आपकी बॉडी में भी वो सेमी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप रात को 1 ग्लास गरम दूध, उसमें 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़ा चम्मच घी का डाल के 10-15 दिन पिएं। आपकी कब्ज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, क्योंकि खाने की नली जो सूख जाती है तो मल मूत्र वगैरह जो है, जो हमारा फिकस है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वो स्लिप नहीं हो सकता, वो वहाँ अटका रहता है। ये आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने कैसिया अगस्तिफोलिया यानी अमलतास का पेड़ देखा है, जो कि पीले फूलों वाला होता है, गर्मियों में बहुत फलता है। इसके 3 तरह के फूल होते हैं, सफ़ेद, पर्पल, जामुनी, हल्के जामुनी, गहरे जामुनी और पीले। इसकी पत्तियां पर्जिंग करती हैं, और उसके 5-7 पत्तियों के पानी को आप थोड़ा सा उबाल लें, 1 कप पानी, वो आप पिएं तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। और कुछ लोग जो तड़फ रहे हैं कई कई दिन से, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, वो कब्ज़ के मरीज़ नहीं थे, लेकिन उन्हें अचानक सही जीवन जीते हुए, अच्छा खाते हुए सब कुछ, अचानक कब्ज़ क्यों हो गई ये नहीं पता चलता। लेकिन अगर वो जमाल गोटा यानी पर्जिंग क्रोटोन, जायफल उसे कहते हैं और जुलाब भी कहते हैं, वो चने की दाल जितना 1 दाना लेके 5-7 चम्मच चीनी के साथ उसको अच्छी तरह चकले बेलने से पीस लें। अच्छी तरह पीस के थोड़े से गर्म पानी के साथ पी लें तो उनको आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर उनका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस दोहराया ना जाए, ये प्रोसेस दोहराना नहीं है, क्योंकि वो जुलाब जो है वो शरीर को तकलीफ़ भी देता है। हम आते हैं अब कैस्टर ऑयल की तरफ। कैस्टर ऑयल 1 कप दूध में मिला के, अगर इस तरह की कब्ज़ हो, बिना मतलब आपने कैस्टर ऑयल की आदत नहीं डालनी, बहुत नुकसान होता है। आप 1 कप गर्म दूध में 4 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल डाल के पी लें। आप देखेंगे आपकी वो जो 5-6 दिन से कब्ज़ तकलीफ़ दे रही है वो बिल्कुल आपका पेट साफ़ कर देगी आधे घंटे में। कैस्टर ऑयल के बारे में एक बात और याद रखें, कभी आदत ना डालें। पहली बार वो पर्जिंग करेगी, दूसरी बार करेगी, तीसरी बार करेगी, लेकिन चौथी बार वो इतना ज़्यादा कब्ज़ कर देगी कि उसको कब्ज़ को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक ज़माना था लोग रोज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते थे। वो ज़रूरी नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है जो आपको एकदम से स्वस्थ कर दे, आपका पेट साफ कर दे।
आप कुछ होम्योपैथी मेडिसिन पे आइए जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं। उससे पहले आप एक चीज़ सुनिए कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, ज़्यादा पानी पिएं, सुबह उठकर पहले एक गिलास पूरा पानी पिएं जिससे कि आपका पेट पहले साफ़ हो। हाँ, अगर कब्ज़ है तो एक बात याद रखें, अगर सुबह आप 2 केले इकट्ठे खाते हैं, 5-7 दिन खाते हैं, तो हमेशा के लिए आपकी कब्ज़ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दिन में भी अगर आप केला खाएं तो 2 इकट्ठे खाएं, 2 केले एक साथ खाएं, आपको कभी कब्ज़ नहीं होगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ से अगर आपको डायरिया है तो आप 1 केला खाएं। 1 केला खाने से आपका डायरिया कंट्रोल होगा और 2 केले खाने से आपकी कब्ज़ कंट्रोल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रस फ्रूट खाएं और आटे का चोकर अलग मत करें, ब्रेन के साथ खाएं, भूसी अलग ना करें, वो ब्रेन के साथ खाएं। हाँ, अगर त्रिफला खाना है, आपने त्रिफला की आदत डाली है या इसबगोल खा के आप पेट साफ रखना चाहते हैं तो आप हनी में मिक्स करके खाएं, कभी अकेला ना खाएं। अलसी आपको बहुत अच्छा रखती है। अलसी सवेरे दूध में डाल के 1 चम्मच अलसी का पाउडर आप लें, आपको कब्ज़ नहीं होगी, ना ही डायरिया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पालक पेट को साफ़ करता है। टमाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपके पेट को साफ़ करते हैं। प्रून्स, जिसको आलू बुखारा कहते हैं या प्लम कहते हैं, वो आपके पेट को बहुत अच्छी तरह साफ़ करता है। नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तन में बना हुआ खाना, वो आप कुकर तो होते ही एल्युमिनियम के हैं, लेकिन बढ़िया एल्युमिनियम की क्वालिटी वाले बर्तन लें। लेकिन उसमें भी आप बना के आप तुरंत या तो स्टील में पलट लें या कांच के बर्तन में अपने खाने को पलट लें। एल्युमिनियम में रखेंगे तो कब्ज़ ज़रूर होगी। कुछ लोग दूध, दही सब कुछ ही एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते या जमाते हैं, उससे कब्ज़ होना बहुत एकदम ज़रूरी है। वो कब्ज़ आपको ज़रूर करेगा ही, इसलिए एल्युमिनियम के बर्तनों का यूज़ कम कर दें। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो लोग नॉन वेज हैं उनको मैं मीट खाने से थोड़ा सा परहेज़ करने को कहूँगी, क्योंकि फ्रूट का एक टाइम है कि कितने मिनट में वो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल को क्रॉस करता है, यानी खाने की नली को फ्रूट 2 या 3 घंटे में क्रॉस करके रेक्टम में आता है। खाना, रोटी, सब्जी, ये सब जो भी हमारा रोज़ का खाना है वो 6 घंटे या 7 घंटे में हमारे सैलिवा से लेकर रेक्टम तक पहुंचती है। लेकिन मीट, रेड मीट, वो 48 आवर्स लेता है हमारे रेक्टम तक मेटाबोलाइज होके आने में। इसलिए आप रेड मीट को थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा है। अब हम चलते हैं, कुछ और ऐसी टर्म्स है कि जब बच्चा बहुत छोटा ही होता है, 4 महीने 5 महीने का, वैसे वो पर्जिंग करता है, वो बहुत मलमूत्र का त्याग करता है, वो बहुत ज़्यादा पॉटी करता है वगैरह वगैरह। कभी उसको कब्ज़ आप देखेंगे कि पेट हार्ड हो गया है और उसको पर्जिंग नहीं हुई या उसका पेट साफ़ नहीं हुआ, तो कुछ माएँ क्या करती हैं कि रुई की बत्तियां बनाती हैं, जिसे मोम में भिगा के हार्ड करती हैं और हार्ड करके एनस में अंदर इंसर्ट करती हैं और 5-6 बत्तियां इंसर्ट करती हैं तो बच्चे की पॉटी खुल के आ जाती है। ये आप कभी ना करें। बच्चे को उस टाइम जो आदत पड़ जाएगी, जब उसको कब्ज़ होगी तो उसको एनिमा की ज़रूरत पड़ेगी। आप बच्चे को इस तरह से पॉटी ना कराएं। आप उसके पेट पे सरसों का तेल मलें, नाभि पे तेल मलें, उसको अच्छी तरह थोड़ा सा अपने कंधे से लगा के उसकी रीढ़ की हड्डी पे ऊपर से नीचे मालिश करें और नेचुरल प्रोसेस से उसकी कब्ज़ दूर करने की कोशिश करें। मैंने कॉन्स्टिपेशन पार्ट 1 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है और उसका आप क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पार्ट 2 ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उसमें मैं
होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी कि अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिपेशन से अलग अलग तरीके से कैसे लोग सफ़र करते हैं और उनकी एक्यूरेट मेडिसिन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।